हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज प्रकाशिकी में हम पढ़ने वाले हैं कि वर्ण विक्षेपण क्या है। ठीक है, तो वर्ण विक्षेपण के बारे में जानेंगे और इसमें हम प्रिज्म जानेंगे कि प्रिज्म क्या होता है, और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है विचलन कोण, उसके बारे में हम जानेंगे। तो बहुत ही एक तरह से कहा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाले हैं, क्योंकि ये बेसिक है। इसको जानेंगे तो आगे पूर्ण जो वर्ण विक्षेपण है उसके आगे जो टॉपिक आते हैं, जो कि हर बार बोर्ड एग्जाम में 5 या 6 नंबर में ऐसे पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। इसलिए इस वीडियो को अवश्य देखें और इंड तक देखें, आपको एक एक बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो मैं इससे पहले बता दूं कि हमने इससे पहले जो प्रकाश का अपवर्तन है, परावर्तन है, ये हमने अच्छे से पढ़ लिया है। तो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में क्लास 12 भौतिक विज्ञान आल वीडियो प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं और अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं वर्ण विक्षेपण। ठीक है, तो वर्ण विक्षेपण क्या होता है। सबसे पहले आता है वर्ण विक्षेपण। तो वर्ण विक्षेपण है क्या। ठीक है, तो वर्ण विक्षेपण को समझने से पहले हमें पहले ये जानना होगा कि प्रिज्म है क्या। अगर आप प्रिज्म समझ लिए तो वर्ण विक्षेपण समझना बहुत ही इजी है और बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं प्रिज्म। ठीक है, तो प्रिज्म है क्या। ठीक है, तो इसको हम फिगर के माध्यम से आपको बताते हैं, उसके बाद हम आपको इसका डिफिनेशन बताएंगे और फिगर से ही आप डिफिनेशन एकदम क्लियर हो जाएगा, अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, तो इसका फिगर ऐसे होता है कि अब प्रिज्म तो ऐसे है नहीं कि मैं आपको दिखाकर अच्छे से समझा सकूं, पर फिगर में बना दे रहा हूं, ऐसे आप समझ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो इसका फिगर देखिए, यही है प्रिज्म। प्रिज्म का ऐसे फिगर होता है, जैसे अगर बनाया जाए, अगर आपको ऐसे दिखाया जाता है प्रैक्टिकली तो आप अच्छे से समझ पाते हैं, परंतु यही है इसका प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म का यही वास्तविक फिगर है। ठीक है, ये थोड़ा सा प्रिज्म का वास्तविक फिगर यही है। मतलब प्रिज्म में याद रखेंगे, देखिए इसमें दो, इसमें याद रखेंगे, इसमें क्या होते हैं, इसमें ये देखिए ये त्रिभुजाकार है कि नहीं, ये दो त्रिभुजाकार है कि नहीं। तो देखिए इसमें दो त्रिभुजाकार, मतलब ये त्रिभुज की तरह है कि नहीं, ये दोनों। तो इनमें दो याद रखेंगे, इनमें दो क्या होते हैं, इनमें दो त्रिभुजाकार सतह होते हैं। मतलब प्रिज्म में दो क्या होते हैं, त्रिभुजाकार सतह होते हैं। ठीक है, और याद रखेंगे, और इसमें ध्यान से देखिएगा, इसमें देखिए ये जो सतह है, इसमें चार, इसमें देखिए एक ये सतह, ये क्या है, आयताकार सतह की तरह है कि नहीं, और ये भी क्या है, आयताकार सतह की तरह है कि नहीं। ये देखिए एक ये हो गया, समझिएगा एक एक पॉइंट, और एक ये हो गया। ठीक है, और एक ये हो गया। देखिए एक ये जो दिखाई दे रहा है, एक ये हो गया, और एक ये, और एक ये। मतलब इसमें तीन आयताकार सतह हैं। देखिए एक ये, समझिएगा, एक ये, और एक ये, और एक पूरा ये। ठीक है, ये अंदर का भाग है। ठीक है, तो ये इनमें क्या होते हैं, तीन आयताकार सतह होते हैं। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि इनमें क्या होते हैं, तीन आयताकार सतह होते हैं। ठीक है, मतलब इनमें क्या, दो त्रिभुजाकार तथा तीन आयताकार सतह होते हैं। और प्रिज्म का एक गुण होता है, ये दोनों क्या है, गुण ही है, ये दोनों गुण है कि प्रिज्म में क्या होते हैं, दो त्रिभुजाकार सतह होते हैं। और प्रिज्म का एक और गुण है कि इसमें क्या होते हैं, तीन आयताकार सतह होते हैं। और प्रिज्म का एक और सबसे अच्छा गुण है कि प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म क्या होता है, पारदर्शी होता है।
ठीक है। प्रिज्म क्या होता है, पारदर्शी होता है। पारदर्शी मतलब प्रकाश को अगर इस पर आपतित कराया जाए तो प्रकाश सीधे निकल जाएगी, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, पारदर्शी माध्यम, जिसमें प्रकाश क्या कर ले, सीधे निकल जाए, उसमें क्या हो, मतलब एक तरह से क्या है, उसमें परिवर्तन ना हो, अपवर्तन की घटना हो, सीधे निकल जाए, उसे हम पारदर्शी कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अब ये तो समझ लिए, ठीक है। और याद रखेंगे प्रिज्म का एक और खासियत होता है, खासियत क्या होता है कि ये प्रकाश किरणों को क्या करती है, 7 रंगों में विभक्त करती है। ये क्या करती है, ये प्रकाश किरणों को 7 रंगों में क्या करती है, विभक्त करती है। ये प्रिज्म का चारों गुण है। तो यहीं से इसके गुण से ही हम क्या करेंगे, प्रिज्म का डिफिनेशन करेंगे। सुनिए, हम क्या कहेंगे कि 3 आयताकार तथा 2 त्रिभुजाकार सतहों से मिलकर बना एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसमें प्रकाश किरणों को आपतित कराने पर 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, उसे प्रिज्म कहते हैं। समझ में आया क्या कहा जा रहा है? कहेंगे क्या कि 3 आयताकार तथा 2 त्रिभुजाकार सतहों से मिलकर बना एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जो प्रकाश किरणों को 7 रंगों में विभक्त कर देता है। विभक्त मतलब बांट देता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे, मतलब हम कहेंगे प्रिज्म क्या होगा। याद रखेंगे इनमें 3 आयताकार सतह होंगे और 2 त्रिभुजाकार सतह होंगे, ठीक है, तभी मतलब उसे प्रिज्म कहेंगे, ठीक है। और याद रखेंगे ये 7 रंगों को विभक्त भी करता है और ये पारदर्शी होना चाहिए। तो ये इसका 4 गुण भी हो गया और यहीं से हम इसका डिफिनेशन भी कर लिए। तो एक बार अंतिम में मैं एक बार बोल दे रहा हूँ, तो आप इसको डिफिनेशन को लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं लिखवाऊंगा नहीं, आप यहाँ से लिख सकते हैं क्योंकि आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो आपको लिखने तो आना चाहिए ना, आपकी बोला जा रहा है तो आप लिख सकें, ठीक है। तो आप लिखिए और अच्छे से, और खुद अपने आप नोट्स बनाइए, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे डिफिनेशन, अंतिम बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो प्रिज्म का डिफिनेशन क्या लिखेंगे कि 3 आयताकार तथा 2 त्रिभुजाकार सतहों से मिलकर बना एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसमें क्या होता है, प्रकाश किरणों को 7 रंगों में विभक्त कर देता है, उसे प्रिज्म कहते हैं, ठीक है। तो इससे आप डिफिनेशन को लिख लेंगे और अपना सुंदर से नोट्स बना लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, परंतु हम बुक में देखे होंगे, परंतु हम इस प्रकार से प्रिज्म का हम फिगर नहीं बनाते हैं। प्रिज्म का फिगर हम ऐसे बनाते हैं, प्रिज्म का फिगर हम ऐसे बनाते हैं, इसे A-B-C ऐसे हम प्रिज्म का फिगर बनाते हैं, ठीक है। चित्र ऐसे बनाते हैं, परंतु जो इसका प्रिज्म का फिगर होना चाहिए वो ऐसे होना चाहिए, ठीक है, जिसमें 3 आयताकार तथा 2 त्रिभुजाकार सतह होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें तो ऐसे दिखाई नहीं दे रहा है, परंतु लगभग में हम ऐसे मान लेते हैं कि ऐसे प्रिज्म है, ठीक है। परंतु आप वास्तव में देखेंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें 3 आयताकार सतह होंगे और 2 त्रिभुजाकार सतह होंगे। तो ये प्रिज्म के बारे में आपने अच्छे से समझ लिया। अब हम देखेंगे तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, ठीक है। तो इसमें मैं थोड़ी सी बेसिक बात बता दूं, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक सूत्र मिलता है, वो क्या है कि जब हम प्रकाश किरणों को, जब यहाँ पे हम प्रकाश किरणों को हम आपतित कराते हैं, ठीक है, जब हम प्रकाश किरणों को प्रिज्म पर आपतित कराते हैं तो ये क्या होता है, सुनिए, ये क्या है, विरल माध्यम है इधर, और ये क्या है, सघन माध्यम है। देखिए ये कांच है तो सघन माध्यम होगा कि नहीं, इसमें प्रकाश की चाल धीमी होगी तो हम सघन माध्यम कहेंगे, और इसमें वायु में प्रकाश की चाल अधिक होगी तो विरल माध्यम कहेंगे। तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो याद रखेंगे हम अभिलंब खींच देते हैं ऐसे, ठीक है। तो जब हम विरल माध्यम से सघन माध्यम में भेजते हैं तो क्या होता है, वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो हम ऐसे अभिलंब, ये है ये अभिलंब, तो अभिलंब से क्या हो जाएगी, अभिलंब से की ओर झुक जाएगी। तो ये अभिलंब है, अभिलंब से थोड़ी दूर हट गई कि नहीं, मतलब अभिलंब की ओर झुक गई, ठीक है। उसके बाद अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, ये सघन माध्यम है और ये क्या है, विरल माध्यम है। तो जब सघन से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है, ये हमने ऐसे अभिलंब खींच दिया। तो हम जानते हैं कि जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से क्या होती है, दूर हटती है। इसमें क्या हो रही है, अभिलंब की पास झुक रही है इस तरह, ठीक है, ये अभिलंब है तो अभिलंब की ओर झुक रही है, इसमें अभिलंब से दूर हटेगी। तो ये अभिलंब है ना, तो इससे क्या हो जाएगी,
इससे दूर ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि मतलब सघन विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो अभिलंब की ओर झुकती है, परंतु जब सघन से विरल में जाएगी तो क्या हो जाएगी, अभिलंब से दूर हटती है। और याद रखेंगे यहाँ पे जो कोण बनता है इसे हम I से प्रदर्शित करते हैं, I1। ठीक है, और ये क्या है, आपतन कोण है ना, ये आपतन कोण है, तो जस्ट इसके यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये वायु है, इधर भी वायु है, तो ये कोण इसके बराबर होगा। तो ये क्या है, ये I2 से प्रदर्शित करते हैं। I2 मतलब क्या है, I2 है, मतलब I2 को ही हम E से भी प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इसे हम निर्गत किरणें कहते हैं। ठीक है, जब वो ऐसे माध्यम से, तीन माध्यमों से ऐसे गुजर रही है तो इसे हम निर्गत किरण कहते हैं, जिसे हम E से भी प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल E से, या इसे हम E2 भी कह सकते हैं। ठीक है, और याद रखेंगे यहाँ पे जो कोण बन रहा है इसे हम R1 कहेंगे, और यहाँ पे जो कोण बन रहा है इसे हम R2 कहेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो इन्होंने बताया कि जो याद रखेंगे, ये यहाँ से एक हमें फॉर्मूला मिलता है कि I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू E, मतलब जो आपतन कोण होता है वो निर्गत कोण के क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो समझ में आया क्या कहा जा रहा है। यहाँ से हमें ये फॉर्मूला मिलता है कि जो आपतन कोण है वो निर्गत कोण के बराबर होता है। हम जानते हैं निर्गत कोण क्या होता है, E2 को भी हम कह सकते हैं निर्गत कोण। तो ये आपका हो गया फिगर। ठीक है, तो ये आप समझ लिए प्रिज्म, और यहाँ से एक फॉर्मूला मिल गया। अब हम देखेंगे कि वर्ण विक्षेपण है क्या। ठीक है तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे पढ़ाते हैं आपको। ठीक है, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक है, अब आते हैं वर्ण विक्षेपण है क्या। ठीक है, तो याद रखेंगे वर्ण विक्षेपण क्या है, एक प्रकार की प्रकाश की घटनाएं हैं। ठीक है, प्रकाश की जो हम जानते हैं, इससे पहले हमने पढ़ा था परावर्तन, दूसरे में पढ़ा था अपवर्तन, और तीसरा हम पढ़ रहे हैं वर्ण विक्षेपण। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, तो ये सभी क्या है, ये चारों प्रकाश की घटनाएं हैं। तो इसी प्रकार वर्ण विक्षेपण भी क्या है, प्रकाश की ये घटनाएं हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें जब प्रकाश किसी प्रिज्म से, समझिएगा, जब प्रकाश किसी प्रिज्म, ये क्या है, प्रिज्म है। ठीक है, अब प्रिज्म में हमने बताया कि प्रिज्म में क्या होते हैं, तीन सतह और तीन आयताकार सतह और दो क्या होते हैं, त्रिभुजाकार सतह होते हैं, और पारदर्शी माध्यम होते हैं, और वो 7 रंगों को विभक्त कर देते हैं। तो जब किसी प्रिज्म से प्रकाश किरणों को गुजारा जाता है तो ये क्या होते हैं, ये 7 रंगों में क्या हो जाती हैं, ये 7 रंगों में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है। तो प्रकाश की इस घटनाओं को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश की इस घटनाओं को ही हम पूर्ण वर्ण विक्षेपण कहते हैं। मतलब जब प्रकाश किरणें, ये क्या है, प्रकाश, ठीक है, ये प्रकाश किरणें हैं। तो देखिए जब प्रकाश किरणें किसी प्रिज्म से गुजरती हैं तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो प्रकाश की इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो यही इसका डिफिनेशन भी आप लिख लेंगे। क्या कहा जा रहा है, सुनिए, समझिए और डिफिनेशन को स्वयं लिखिए। ठीक है, नोट्स बनाना स्वयं सीखिए। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि जब प्रकाश किरणों को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है, या आप कह सकते हैं आपतित कराया जाता है, तो प्रकाश किरणें 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं। प्रकाश किरणें क्या हो जाती हैं, प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं। ये क्या हो गए, देखिए ये 7 रंगों में विभक्त हुई कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 और 7, मतलब ये सभी क्या हो रही हैं, 7 रंगों में विभक्त हो जा रही हैं। तो वही कहा जा रहा है कि जब प्रकाश किरणों को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो प्रकाश की इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो उम्मीद है आपको वर्ण विक्षेपण भी समझ में आ गया होगा। अब हम इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हम समझेंगे, जो है विचलन कोण, जिस पर आगे चल के हम जब पढ़ेंगे तो डेरिवेशन आता है, एक सूत्र फॉर्मूला होता है, उसे सूत्र को उसको हमें प्रूफ करना होता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लगभग हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप विचलन कोण को अच्छे से समझिएगा, क्योंकि आगे इस पर ही बेस्ड हमें क्वेश्चन भी मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप अच्छे से समझिएगा, और जब समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।
और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, समझने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, ठीक है, इसके बारे में भी जरूर बताइएगा, ठीक है। तो अब आते हैं हम अपने महत्वपूर्ण टॉपिक पे क्या है, विचलन कोण। तो कोई भी अगर आपको डिफिनेशन याद करना हो तो उसे आप फिगर के माध्यम से ही डिफिनेशन को याद कीजिए, रटिए नहीं, क्योंकि क्लास 12th में जो फिजिक्स या अदर कोई भी सब्जेक्ट हो उसका बहुत ही बड़ा, एक तरह से कहा जाए तो सिलेबस बहुत ही बड़ा है और उसे हम समझ कर ही याद कर सकते हैं, ना कि रट्टा मार कर याद नहीं कर सकते, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ कर याद कीजिए, फिगर से या कुछ भी से, फॉर्मूले से हो सके तो वैसे, या किसी तरीके से भी आप मतलब समझ के याद कीजिए, कुल कहने की बात यही है। तो अब आता है विचलन कोण। ठीक है, तो विचलन कोण है क्या, तो हम इसे फिगर के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि विचलन कोण आखिर है क्या, ठीक है। तो हम एक फिगर बनाते हैं इस तरफ प्रिज्म का, ठीक है, समझिएगा, ये हमने प्रिज्म का फिगर बना दिया, ठीक है। और इस पर हम प्रकाश किरणों को ऐसे हम क्या करते हैं, प्रकाश किरणों को हम ऐसे आपतित कराते हैं, ठीक है। हमने प्रकाश किरणों को आपतित कराया, ठीक है, और उसके बाद हमने क्या कर दिया, एक अभिलंब खींच दिया। तो हम जानते हैं विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाते हैं तो ये क्या होती है, अभिलंब की ओर क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, मतलब अभिलंब की ओर मतलब झुक जाती है, अभिलंब के पास आती है, ठीक है। तो ये अभिलंब से क्या हो गई, ये जो अभिलंब है नीचे वाला तो अभिलंब की ओर झुक गई, ठीक है। अब हम जानते हैं, फिर से हम क्या कर लेते हैं, एक और हमने क्या कर दिया, एक अभिलंब खींच दिया। तो हम जानते हैं ये सघन माध्यम है, ये विरल, तो सघन से विरल माध्यम में जाएगी तो ये अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हटेगी, तो ये अभिलंब से क्या हो गई, दूर हट गई, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से ये हमने अभी आपको बताया कि ये क्या है, आपतन कोण I1 है, ये हम क्या कहते हैं, इसे निर्गत कोण I2 या E2 से भी प्रदर्शित करते हैं। ये क्या है, R1 है, ये क्या है, R2 है, ये हमने बताया। और इसका याद रखेंगे, इसे हम क्या कहते हैं, आपतित किरण, ये क्या है, निर्गत किरण है, ठीक है, समझिएगा। तो देखिए अब अगर इसको हम क्या कहते हैं, ये जो आपतित किरण है इसको हम ऐसे, मतलब ये तो ऐसे जाने वाली चाहिए थी ना, मतलब ये जब अगर ये कोई माध्यम नहीं होता तो प्रकाश किरणें ऐसे सीधे निकलती, और याद रखेंगे इसको, ये निर्गत किरण है, ये इसको हम थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं, ठीक है, समझिएगा, ऐसे हम निर्गत किरणों को हम पीछे ले जाते हैं और जो आपतित किरण है इसको हम आगे ले जाते हैं। तो ये दोनों जिस बिंदु पर मिलती हैं, ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं वहाँ पर जो बना कोण होता है, वहाँ पे जो कोण बनता है उस कोण को ही हम क्या कहते हैं, उसी कोण को हम विचलन कोण कहते हैं। मतलब आपतित किरण और निर्गत किरण की जिस बिंदु पर मतलब काटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, वहाँ पर बना कोण ही प्रिज्म कोण, विचलन कोण कहते हैं उसे, ठीक है। तो हम इसका डिफिनेशन करेंगे कैसे, हम इसका सटीक डिफिनेशन यही करेंगे कि देखिए आपतित किरणों को आप कहेंगे, क्या कहेंगे कि आप कहेंगे, सॉरी गिर गया, ठीक है, तो हम कहेंगे कि आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर तथा निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर, ठीक है, आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर तथा निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर काटती हैं उस बिंदु पर बना कोण ही क्या कहलाता है, विचलन कोण कहलाता है। समझ में आया क्या कहा जा रहा है, सुनिए, समझिए और लिखिए, ठीक है, क्योंकि फिगर से ही आपको अच्छे से समझ में आ रहा है होगा, ठीक है, और फिगर से ही समझना भी चाहिए, और या तो फिगर से या फॉर्मूला से, ठीक है। तो इस पे फॉर्मूला है नहीं, ठीक है, पूरा मतलब एक तरह से फिगर पे ही ये सभी चैप्टर बेस्ड है, ठीक है, तो आप फिगर के माध्यम से ही समझिए, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है कि आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर तथा निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं वहां बना कोण विचलन कोण कहलाता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि विचलन कोण किसे कहते हैं, और इसे हम याद रखेंगे, इसे इस तरफ प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इस सिंबल का मुझे नाम याद नहीं पड़ा है कि इसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इस सिंबल को क्या कहते हैं, ठीक है। ऐसे अभी मुझे याद नहीं पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि मैं भूल गया हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा आप याद दिला सकते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, अगर आपको पता हो तो, ठीक है।
मुझे पता होगा, तो अगर पता चलता है तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दूंगा, ठीक है, जैसे भी हो सके, या अगली वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया विचलन कोण। एक बार और मैं बोल दे रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। क्या कहेंगे? आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर तथा विचलन किरण को पीछे बढ़ाने पर ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु पर बना कोण विचलन कोण कहलाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और कैसा लगा वीडियो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं भूल गया, ठीक है, तो याद रखेंगे विचलन कोण का, समझिएगा, ठीक है। मतलब ये हम जानते हैं कि जब प्रकाश किरणें किसी प्रिज्म से टकराती हैं तो वो 7 रंगों में ऐसे विभक्त हो जाती हैं, 7 रंगों में ऐसे विभक्त हो जाती है, हम जानते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे, तो इन 7 रंगों में सबसे अधिक विचलन कोण किसका होता है? तो याद रखेंगे, एक यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि विचलन कोण, ठीक है, तो सबसे अधिक विचलन कोण किसका होता है? याद रखेंगे, अधिक होता है, ठीक है, अधिक, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कम, ठीक है। तो सबसे अधिक और सबसे कम, तो याद रखेंगे सबसे अधिक विचलन कोण जो होता है वो होता है बैगनी रंग का, ठीक है, भी से बैगनी रंग का। और याद रखेंगे सबसे कम विचलन कोण किसका होता है? रेड का, मतलब लाल का होता है। इस पॉइंट को याद रखेंगे, सबसे अधिक विचलन कोण बैगनी का, इस सबसे अधिक विचलन कोण बैगनी का, और सबसे कम क्या होता है? रेड, मतलब लाल का होता है। और याद रखेंगे जो अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक, सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है? तो ये भी याद रखेंगे बैगनी का ही होता है। और सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है? तो याद रखेंगे किसका? ये रेड का ही होता है। और याद रखेंगे तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य, ठीक है, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका होता है? तो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य लाल का होता है। देखिए जस्ट इसका अपोजिट है, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य लाल का होता है और सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैगनी का होता है, ठीक है, भी मतलब बैगनी का होता है। तो याद रखेंगे इन दोनों के अपोजिट क्या है? तरंग दैर्घ्य है, ठीक है। तो याद रखेंगे, कोई भी आपसे पूछ सकता है कि सबसे मतलब प्रकाश के 7 रंगों में सबसे अधिक विचलन कोण किसका होता है, किस रंग का होता है? तो आप क्या कहेंगे? बैगनी का। या अपवर्तनांक पूछ दे तो वो भी क्या कहेंगे? बैगनी का। ऐसे हम जानते हैं, इस प्रकार इसे हम डिनोट करते हैं अपवर्तनांक को म्यू से, या हम एन से भी प्रदर्शित करते हैं। और ये क्या है? तरंग दैर्घ्य है, ठीक है, तरंग दैर्घ्य है जिसे हम लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपको बेसिक था, तो ये आप अच्छे से समझ लिए होंगे। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हो सके तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और हो सके अगर आपको समझ में आया हो तब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और सभी इंपॉर्टेंट वीडियो को देखना चाहते हैं जो हर बार बोर्ड एग्जाम में मतलब पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और चैप्टर वाइज आप देखना चाहते हैं, तो क्लास 12 भौतिक विज्ञान ऑल वीडियो प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर क्लिक करके और एक एक करके वीडियो को सीक्वेंस वाइज चैप्टर वाइज देख सकते हैं, और अपने सुंदर से इंपॉर्टेंट नोट्स बना सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, ठीक है। और दूसरी बात कि यदि अगर आपको फिजिक्स में कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, एनीवन कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है, तो सिंपल सी उसको यूट्यूब पे नाम लिखिए उस टॉपिक का, और हमारे अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।